दोस्तों नमस्कार। सत्ता जब एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है, उसके बावजूद नाकामियों का ठीकरा फोड़ने के लिए यदि टीम के भीतर से बलि का बकरा ढूंढने की कवायद तेज हो जाती है, उस वक्त आम बोलचाल की भाषा में संसदीय परंपराओं के मुताबिक उसे कैबिनेट रिसफल या मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल के में फेरबदल के शब्दों से विभूषित किया जाता है। क्या वो वक्त अब नरेंद्र मोदी सरकार में बेहद करीब आ चुका है? और क्या उस वक्त के लिए मौजूदा परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार बनती जा रही हैं? मौजूदा परिस्थितियों का जिक्र करें तो एक तरफ जेनजी यानी नौजवानों के बीच निराशा और हताशा का माहौल, सोशल मीडिया में कॉरपोरेट जनता पार्टी के एक हंसी मजाक वाले प्रयोग को भी 2.25 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का समर्थन मिलना, और इन सब के बीच पेपर लीक की घटनाओं का होना, बेरोजगारी और महंगाई, इन दोनों मोर्चों पर सरकार का घिरते जाना, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण के सवाल से भी सरकार का दो चार होना, और इन सब के साथ पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि से समस्याओं का और विकराल रूप में सामने आने की परिस्थितियां तो अपनी जगह है ही। सवाल इस देश की विदेश नीति के ऊपर भी उठता है, खासकर उस दौर में जिस दौर में विदेश सेवा के एक बड़े ही काबिल अधिकारी को उनकी काबिलियत से ज्यादा काबिल समझकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन आज की तारीख में जब सरकार चौतरफा चौतरफा गिरती नजर आ रही है, उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के इतिहास को देखते हुए, नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को देखते हुए किस तरह की परिस्थितियों की कवायद चल रही है? अगर भाजपा और केंद्र सरकार के अंदर खाने के सूत्रों से मिली जानकारी पर यकीन करें तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के कामकाज पर एक इंटरनल सर्वे कराया है। और इस इंटरनल सर्वे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मंत्री का विभाग नंबर 1 पर है, उसे बेहतर कामकाज वाला मंत्री माना जा रहा है, उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के पास कौन सा विभाग है? वही विभाग जिसके तहत राज्य सरकारों को 5-5 किलो राशन बांटने लायक अनाज दिए जाते हैं, जिसके तहत चुनाव जीतने वाली एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की जाती है जिस मुकम्मल व्यवस्था में जनता के तमाम दूसरे मुद्दे बिल्कुल चुनाव के मौके पर गौण कर देने की, उसे खत्म कर देने की कवायद अब तक चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर बहुत सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। हालांकि उसके अंदर सत्ता और सिस्टम के घालमेल का भी आरोप राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं। लेकिन सवाल यहां राहुल गांधी का नहीं है, सवाल 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के भीतर आर्थिक परिस्थितियों से लेकर सामाजिक परिस्थितियों तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश की साख को लेकर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों का है। अब 12 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आज ही का दिन है 26 मई का दिन। 12 साल पहले यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब अच्छे दिनों की आस जगाई गई थी। कुछ तथाकथित बाबा भी बीच में आ गए थे, और वो बाबा तो 30 रुपए 50 रुपए में पेट्रोल देने और हर गांव को 200-200 करोड़ रुपए देने की बातें भी कर रहे थे कि काला धन आएगा तो 200-200 रुपए मिलेंगे। लेकिन आज की परिस्थितियां ये है कि सरकार लोगों को मितव्ययिता बरतने को कह रही है, सरकार लोगों को कम खर्चने और विदेश न जाने की सलाह दे रही है, और सरकार लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की सलाह भी दे रही है, सोना नहीं खरीदने की सलाह दे रही है। लेकिन क्या चैन से सोने की सलाह सरकार दे पा रही है? सोना खरीदना और चैन से सोना दोनों दो अलग चीजें हैं। गोदी मीडिया में आप वो प्रोग्राम देखते होंगे कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, लेकिन यहां मौजूदा सिस्टम लोगों को न तो सोने दे रहा है, नहीं जागने दे रहा है, क्योंकि सवाल रोजगार का है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय साख का है, और सवाल उस नैरेटिव के पूरी तरह से बिखरते जाने का है जो नैरेटिव 56 इंच की छाती के साथ 2013 में पूरे देश के सामने एक ब्रांड के तौर पर बेचा गया था। आखिर उस ब्रांड को नुकसान कहां से हो रहा है? लगभग आधा दर्जन मंत्रालय हैं जिन मंत्रालयों में फेरबदल की कवायद बड़ी शिद्दत से सत्ता में के अंदर बैठे हुए लोग भी महसूस कर रहे हैं। भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी अपने करीबियों पर रहम करते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विधानसभा का चुनाव होता था, लगभग 1/3 विधायकों के टिकट बिना किसी मुरव्वत के काट दिए जाते थे। पूरी की पूरी कैबिनेट आज के दौर में मुख्यमंत्री समेत बदल दी जाती है। तो भला 5 या 6 मंत्रियों को हटा देने से या उन्हें उनके विभाग बदल देने से
सरकार पर कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उससे समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन सत्ता अपनी तरफ से कवायद तो करेगी। कवायद इसलिए करेगी या कर सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो नाकामियों का ठीकरा फूटता हुआ नजर आ रहा है, वो नाकामियों का ठीकरा दरअसल जिन मंत्रियों के मंत्रालय बदले जाने की बात की जा रही है, उनके ऊपर जनता के बीच से नैरेटिव बने कि फोड़ा जा सके नाकामियों का ठीकरा, वो हालात तो कम से कम बने। हालात सुधरे न सुधरे अपनी जगह की बात है। कौन है आखिर वो 5 मंत्री? पहला नाम स्वाभाविक है कि जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन मिला, वो नौजवानों और जेनजी का गुस्सा था। पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे थे, चाहे नीट के हो या सीबीएसई के हो या दूसरे भी हो। पेपर लीक हुए हो ना हुए हो, लेकिन परीक्षा तो रद्द हुई है। वो धर्मेंद्र प्रधान का विभाग है, शिक्षा मंत्री का विभाग, और शिक्षा मंत्री का विभाग पहले से सवालों के घेरे में आ रहा था कि क्या वाकई इस देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराती जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर केंद्रीय विद्यालयों तक की स्थिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश को चलाने के लिए जो नया ढांचा विकसित किया जा रहा है, क्या वैश्विक परिदृश्य में विश्व के सामने जिस तरह की नई जेनजी और एक उदयमान भारत के साथ 2047 के अमृत काल की जो परंपरा बनाई जा रही है, विश्व गुरु बनाने की जो कोशिशें हो रही है, क्या उस स्थिति में भारत विश्व चेला बनने लायक भी नहीं रह गया? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया में भी आंदोलन चल रहा था। सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार घिरती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई नया शिक्षा मंत्री आपको देखने को मिले, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरा विभाग, हरदीप पुरी का विभाग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब बोलते हैं या दूसरे लोग, दूसरे विपक्षी दल जब बोलते हैं, 10 मुद्दों में 2 मुद्दे एप्स्टीन से लेकर आते हैं, एप्स्टीन फाइल से लेकर। और जब एप्स्टीन फाइल से लेकर वो आते हैं तो हरदीप पुरी का जिक्र बरबस लोगों की जुबान पर आ जाता है, ईमेल्स का जिक्र बरबस लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच जिस ढंग से पेट्रोलियम प्राइसेज बढ़ रही है, उसमें पेट्रोलियम मंत्री को बख्श दिया जाए, ये भला कैसे सोचा जा सकता है। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय को बदले जाने की चर्चा बहुत जोरों पर है और पेट्रोलियम मंत्रालय को बदले जाने के लिए हरदीप पुरी को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा या इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाएगा, इसकी गुंजाइश तो कम लगती है, क्योंकि सरकार के अंदर बैठे हुए कई सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्ता के ऊपर हरदीप पुरी का कुछ एहसान बहुत बड़ा है। अब वो एहसान किस तरह का है, सत्ता के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, जिस तरह का भी हो, क्या वो आरोपों की शक्ल में सामने आ सकता है? इस तरह की बातें जब सामने आती है तो हरदीप पुरी के सामने आरसीपी सिंह जैसा विकल्प देने कि राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाए और उसके बाद मंत्री स्वतः इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाए, ये हालात बनाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वो 2 टर्म राज्यसभा रह चुके। 2 टर्म जब वो राज्यसभा रह चुके, उसके बाद उन्हें तीसरा टर्म नहीं दिया जाए तो कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचेगा। पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं और पंजाब में हरदीप पुरी को लेकर विपक्षी दल मुद्दा बना भी सकते हैं, तो एक अलग सवाल है हरदीप पुरी को लेकर। और वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार का जिक्र करें तो जरा उनकी पहली कैबिनेट को याद कीजिए। रविशंकर प्रसाद से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक, प्रकाश जावड़ेकर से लेकर राधा मोहन सिंह तक, आज कहां है? कोई याद भी नहीं करता और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें याद भी नहीं करना चाहती। तो मोदी सरकार अपने सत्ता के नवरत्नों को जब चाहे तब पद से हटाकर नई टीम का गठन कर सकती है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बात धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी तक ही नहीं है, बात तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी चल रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि वो नरेंद्र मोदी की बहुत वफादार मंत्रियों में गिनी जाती है, लिहाजा उन्हें कोई छोटा मंत्रालय देकर कैबिनेट रैंक भले ही बरकरार रखा जाए, मंत्रालय से उन्हें हटाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी विशेषज्ञ को दी जा सकती है, जैसे मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव के दौर में जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे यूनाइटेड फ्रंट और यूपीए के दौर में पी चिदम्बरम को जिम्मेदारी दी गई थी। उस तरह से किसी आर्थिक विशेषज्ञ को गिरते हुए रुपए को संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी यदि लेकर आते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सरकार ने किन किन लोगों को लाया? हरदीप को
सुरजीत भल्ला को भी लाया, ये नरेंद्र मोदी के आदमी थे। अरविंद सुब्रमण्यम भी नरेंद्र मोदी के आदमी थे। पाणिग्राही भी नरेंद्र मोदी के आदमी थे। इन सब लोगों ने सरकार की नीयत और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए, अखबारों में आर्टिकल और इंटरव्यू देने शुरू किए। जब नरेंद्र मोदी के अपने भी बेगाने होने लगे, उसके बाद देश की जनता को भी अब यकीन होने लगा है कि सरकार की आर्थिक नीतियों में निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा झोल है, जिससे 12-13 सालों के दरमियान इस देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। हर तरह से रुपया रोज टूट रहा है, खबरें आ रही है। आयात निर्यात के बीच का बैलेंस बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है और भारत एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील होता जा रहा है। उस स्थिति में वित्त मंत्री का विभाग बदल दिया जाए, आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री ही नहीं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भी जिक्र होता है। संगठन में उन्होंने भले ही अच्छा काम किया हो, 2020 में नीतीश कुमार को इतना कमजोर करने का काम भले ही उन्होंने किया कि 2026 आते आते नीतीश कुमार की जगह भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बन गया। आज भी जेडीयू के लोग चिराग मॉडल के लिए भूपेंद्र यादव को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव जब सरकार में आए, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी कई सारे मुद्दों पर राहत नहीं मिलती नजर आई। खासकर अरावली का मुद्दा, सभी जानते हैं कि जिस इलाके से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं उसी इलाके से, और किस ढंग का बवाल मचा और किस ढंग का आंदोलन उसको लेकर खड़ा होता हुआ दिखा। अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ गया। उसके बाद से भूपेंद्र यादव के लिए भी कहा जा रहा है कि सरकार की जगह संगठन ही उनकी बेहतर जगह है, नितिन नवीन की टीम में ही उन्हें कोई जगह मिल जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में आप देखें, पूरे उत्तर भारत में जिस ढंग की हीट वेव चल रही है, उसके पीछे बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, बेतरतीब ढंग से पर्यावरण के नियमों की अवहेलना, ये सब जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। उस स्थिति में भूपेंद्र यादव के लिए कितना स्पेस बचता है? शायद बहुत कम। लेकिन पांचवें मंत्री का जिक्र भला कैसे न किया जाए, विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री बड़े मंत्री हैं, टॉप 4 के मंत्रालयों में उनके मंत्रालय की गिनती होती है। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरसिम्हा राव और इंद्र कुमार गुजराल जैसे नेता भारत के विदेश मंत्री रहे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उस मंत्रालय में एस जयशंकर है। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने और विदेश मंत्रालय की जो बुनियादी बातें होती है, पूरी दुनिया में हर जगह लागू होता है कि विदेश मंत्रालय की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय साख कैसी है और दूसरा पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे है। एक आध पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो जाए अलग बात है, लेकिन सभी पड़ोसियों के साथ और ज्यादातर के साथ संबंध कैसे है, ये बड़ा सवाल है। अब आज की तारीख में आप पाकिस्तान की बात छोड़ दें, जरा बांग्लादेश को देखें, नेपाल को देखें, म्यांमार को देखें, श्रीलंका को देखें। कई सारे सवाल एक साथ खड़े होते हैं कि क्या वाकई भारत की विदेश नीति को एस जयशंकर ठीक से चला रहे हैं। सवाल तो तब और ज्यादा उठे जब खामनेई के लिए शोक संदेश निकालने में एक लंबा वक्त लग गया। सवाल उस वक्त और भी ज्यादा उठे जब ईरान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा लगा दिया गया। इजराइल बनाम ईरान युद्ध होने वाला था और भारत के विदेश मंत्रालय को खबर तक नहीं थी कि चूंकि दोनों भारत के दोस्त माने जाते हैं, उसमें किसी एक दोस्त के यहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साख को कितना नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर अब तक लगता रहा। लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते रहे, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहे जो इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं अपमानजनक लगती रही। उस स्थिति में विदेश मंत्रालय ढंग से जवाब तक नहीं दे पा रहा था, आज भी नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में एस जयशंकर की जगह क्या कोई नया विदेश मंत्री लाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल से नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मुख्य रणनीतिकार अमित शाह भी जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार की टाइमिंग क्या है इस बदलाव को लेकर। बदलाव की चर्चा तो हो रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है? आज 26 मई को हम इस चर्चा को कर रहे हैं। ठीक 12 साल पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली थी। मनमोहन सिंह की जगह वो आए थे और उस वक्त अच्छे दिनों का वादा भी था। अच्छे दिनों के वादे के बीच 12 सालों में नोटबंदी भी हुई। नोटबंदी के साथ अर्थव्यवस्था को आपने रसातल में जाते हुए भी देखा। जीएसटी को
एक बड़े अजीबोगरीब तरीके से लागू होते हुए भी देखा। इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टूटते हुए भी देखा। किसानों के विवादास्पद कानून को बनाते और वापस लिए जाते हुए भी आपने देखा। सब कुछ देखा। सरकार अपने फैसले पर टिकी नहीं रह पाई। एक बार जो बात कहती थी, दूसरी बार उस बात से पलटती हुई नजर आई। उस स्थिति में अब जनता के सामने, नौजवानों के सामने, किसानों के सामने, अल्पसंख्यकों के सामने, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने जिस ढंग की परिस्थितियां सामने आ रही है, वो इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि जिस ढंग से पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से नौजवान खड़े हो रहे हैं, जहां विकल्प है वहां विकल्प के साथ जा रहे हैं, जहां विकल्प नहीं है वहां विकल्प के साथ जाने की बजाय विकल्प ढूंढने में लग जा रहे हैं। उस स्थिति में कॉकरोच जनता पार्टी जितनी बड़ी चिंता नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नहीं है, उससे ज्यादा चिंता यह है कि जनता जब अभिजीत दीपके के साथ खड़े होने का साहस कर सकती है, तो आने वाले समय में जनता स्थापित विपक्ष के साथ खड़े होकर सरकार को ही तो नहीं उलट देगी। लिहाजा ठीकरा फोड़ने के लिए जो बलि का बकरा बनाने की कोशिशें हैं, वो इन 5 मंत्रियों के ऊपर ही हैं। हालांकि इस देश में सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में एक ही जगह से फैसले होते हैं, वो फैसला होता है पीएमओ से। तमाम बड़े फैसले पीएमओ से तय होते हैं। मंत्री सिर्फ कागजी खानापूरी के लिए, मुहर और दस्तखत के लिए बनाकर रखे गए हैं। अन्यथा एक व्यक्ति जो चाहता है, उसकी टीम जो चाहती है, वही इस दौर में संसदीय व्यवस्था के ऊपर जाकर हो रहा है। तो टाइमिंग का जो सवाल है, उसको लेकर परिस्थितियां ये है कि क्या 9 जून के पहले ये बदलाव होगा, क्योंकि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी। या फिर 9 जून तक यदि नहीं होता है, तो क्या 20-22 जुलाई के आसपास जब मॉनसून सत्र शुरू होगा, क्या उसके पहले बदलाव होगा? ये एक सवाल है। क्योंकि मॉनसून सत्र में इस टीम के साथ जाना और उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, ट्रेड बैलेंस लगातार बिगड़ता जा रहा है और आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। और सरकार ऑस्टेरिटी मीजर यानी सादगी बरतने के लिए जितने तरह की बातें हैं, वो अच्छे दिन के वादे के उलट जाकर लोगों को करती हुई नजर आ रही है। उस परिस्थिति में अब विश्व गुरु, अमृतकाल, इस तरह की बातें लोगों को हवा हवाई लगने लगी है। और इन हवा हवाई बातों के बीच में सत्ता और सिस्टम किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो आप देख चुके हैं कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर किस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को बैन करने की कोशिशें हुई। बैन किया भी गया, मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा और हाई कोर्ट भी उसे सुनने के लिए तैयार हो गया। सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया प्रयोग से जब 56 इंच की छाती वाली सरकार डरती हुई दिख रही है, उसके पेज को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन किया जा रहा है, तो कम से कम जनता को भी तो यह बताया जाना चाहिए था कि आखिर अभिजीत दीपके या उसके कॉकरोच जनता पार्टी से यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो अभिजीत दीपके को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो चार्ज जनता के सामने बताए क्यों नहीं गए कि किस तरह की साजिशें अभिजीत दीपके रच रहा है? ये सारी चीजें बताया नहीं जाना और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे दिया जाना और उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करना, संदेहों को बढ़ावा दे रहा है। तमिलनाडु में आपने देखा कि नौजवानों ने डीएमके बनाम एआईएडीएमके की पूरी व्यवस्था को उलट पलट के रख दिया और थलपति विजय के साथ खड़ी हो गई, उनकी टीवी के को मौका दे दिया। लद्दाख में सोनम वांगचुक के पीछे जनता खड़ी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के साथ जनता खड़ी हो रही है और पेपर लीक के मुद्दे पर राजस्थान से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह नौजवान सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जनता का गुस्सा शांत करने के लिए भी क्या मोदी सरकार बड़े बदलाव की तरफ जा रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, कई सारी परिस्थितियां एक साथ बनती हुई नजर आ रही है और कई विकेट एक साथ गिरने की परिस्थितियां बन रही है। 5 मंत्रियों का जिक्र मैंने किया, इसमें कुछ और नाम भी यदि जुड़ जाएं तो हम सब में से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।